तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो गाइस, ये न्यू स्टोरी का रिव्यू वेजर द दीजिएगा। अति लगे तो मजेदार स्टोरी हो तो बिताएगा जरूर, तभी इसके आगे के पार्ट्स अपलोड करूंगा। लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। रीबॉर्न ऑफ क्वीन। तूफानी रात, चारों तरफ तूफान, आंधी, बारिश जोरों शोरों पर थे और उसे तूफानी रात में एक लड़की शादी का जोड़ा पहने हुए नंगे पांव सड़क के बीचों बीच भाग रही थी। उसे लड़की की हालत देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किसी से अपनी जान बचाकर भाग रही हो। भागते हुए उसे लड़की की आंखों में डर साफ नजर आ रहा था। वह लड़की भागते हुए ही बार बार पीछे पलटकर देख रही थी कि तभी उसे अपने से कुछ ही दूरी पर दो गाड़ियां नजर आती है और उन गाड़ियों में बैठे हुए लोगों को वह अच्छे से जानती थी। उन गाड़ियों को देखते ही वह लड़की अपनी रफ्तार बढ़ा देती है, लेकिन उसे लड़की में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह उन गाड़ियों से आगे और तेज भाग सके। इसीलिए वह लड़की पूरी अपनी हिम्मत इकट्ठी करती है और अपनी रफ्तार तेज कर देती है। अपनी पूरी रफ्तार से भागते हुए भी वह लड़की ज्यादा देर तक भाग नहीं पाती और अंत में एक पत्थर से ठोकर खाकर जमीन पर गिर जाती है और उसके पैरों में भी पत्थर से टकराने से चोट लग जाती है। लेकिन फिर भी वह लड़की फिर से खड़ी होती है और भागने की कोशिश करती है। इससे पहले कि वह लड़की खड़ी होकर भाग पाती कि तभी वह दोनों गाड़ियां बिल्कुल उसे लड़की के करीब आकर रुकती है और उन दोनों गाड़ियों में से कुछ लोग उतारकर उसे लड़की को चारों तरफ से घेर लेते हैं। तो वह लड़की जब खुद को चारों तरफ से घेरा हुआ देखती है तो अपनी आंखों में आंसू लिए और उन लोगों के आगे हाथ जोड़ते हुए बोलती है, मुझे जाने दो, मैं तुम लोगों के आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे जाने दो, तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं दे दूंगी तुम्हें, बस मुझे जाने दो। उसे लड़की की बात सुनकर उसे लड़की को घेरकर खड़े हुए गुंडे जोर जोर से हंसते हैं और बोलते हैं, तुझे क्या लगता है तेरे यूं गिड़गिड़ाने से और हमें पैसों की ऑफर देने से हम तुझे जाने देंगे? ये लड़की, हम इतने बेवकूफ नहीं है जो तेरी बातों में आ जाएंगे और तेरी बातों में आकर तुझे यहाँ से जाने देंगे। वो गुंडे अभी इतना बोल ही रहे थे कि तभी एक गाड़ी तूफानी रात में उन्हें गुंडों के पास आकर रुकती है। वह गुंडे जब उसे गाड़ी को देखते हैं तो उसे लड़की की तरफ देखकर बोलते हैं, ले आ गए तेरे मौत के फरिश्ते। उन गुंडों की बात सुनकर उसे लड़की की आंखों में डर और खौफ साफ नजर आने लगता है और वह लड़की डरते हुए ही बोलती है, प्लीज मुझे जाने दो, मुझे बचा लो, तुम जो बोलोगे मैं तुम्हें दे दूंगी, कितने पैसे चाहिए मैं तुम्हें दूंगी। उसे लड़की की बात सुनकर गुर्रों पर कोई असर नहीं होता कि तभी जो गाड़ी अभी आई थी उसे गाड़ी में से एक 40-45 साल की औरत और एक 23 साल की लड़की और एक 26 साल का लड़का बाहर उतरते हैं। से ही वह लोग गाड़ी से बाहर उतरते हैं तो कुछ गुंडे जाकर उन पर छाता कर देते हैं। क्योंकि इस वक्त बारिश और तूफान जोरों शोरों से चल रहा, वह लोग गाड़ी से उतरते ही अपने आदमियों के साथ उसे लड़की के सामने आते हैं तो वह लड़की से कांपने लगती है और कांपते हुए बोलती है, माँ मुझे बचा लो, मान मन में मरना नहीं चाहती माँ। वह औरत जब उसे लड़की की डरी हुई आवाज और बार बार उसके मुंह से माँ सुनती है तो अपनी डरावनी हंसी हंसते हुए बोलती है, बस करो नंदिनी, कितना और गिड़गिड़ा होगी मेरे आगे, तुम लाख गिड़गिड़ा लो बेटा, लेकिन आज तो तुम्हें मरना ही होगा। तुम जानती हो ना तुम्हारा मारना हमारे लिए कितना जरूरी है। शादी के जोड़े में जख्मी हालत में बिलखती हुई नंदिनी दोनों हाथ जोड़कर अपने सामने अपनी सौतेली माँ के सामने हाथ जोड़कर बोलती है, माँ आप लोगों ने जो कहा मैंने किया, मुझे मत मारो, मन में जीना चाहती हूँ। नंदिनी अभी इतना बोल ही रही थी कि तभी वह 23 साल की लड़की अपनी माँ की तरफ देखकर बोलता है, माँ देख क्या रही हो, अब ज्यादा समय नहीं है हमारे पास, इसे जल्दी से खत्म करो क्योंकि जब तक यह मरेगी नहीं तो इसकी करोड़ की प्रॉपर्टी हमारी कैसे होगी। अपने सामने खड़ी लड़की की बात सुनकर नंदिनी रोते हुए बोलती है, दीदी मैंने सब कुछ तो आप लोगों को दे दिया, फिर क्यों मुझे मार रही हो, मैं आपका क्या बिगाड़ा है दीदी। जैसे ही नंदिनी के मुंह से वह लड़की खुद के लिए दीदी सुनती है और उसका गिड़गिड़ाना देखती है तो नंदिनी का गिड़गिड़ाता हुआ चेहरा देखकर जोर जोर से हंसकर बोलती है, तेरा मरना बहुत जरूरी है नंदिनी, समझकर तू। इतना बोलते ही वह अपने साथ आए लड़के से बोलती है, क्या तुम अपनी मोहब्बत की जान अपने हाथों से नहीं लगे डार्लिंग। जैसे ही नंदिनी अपनी बहन की बात सुनती है तो उसका ध्यान अपने सामने खड़े लड़के पर जाता है जिसका चेहरा अभी तक उसने गौर से नहीं देखा था। जैसे ही नंदिनी ध्यान से उसे लड़के का चेहरा देखती है तो उसकी आंखों से आंसू पानी की तरह बहने लगते हैं और उसके दिल में एक तेज दर्द होता है और वह अपने दिल पर हाथ रखकर बोलती है, राहुल तुम तो मुझसे सच्चा प्यार करते थे ना, फिर तुम मेरे साथ यह सब कैसे कर सकते हो। जैसे ही सभी लोग नंदिनी का सवाल सुनते हैं तो तीनों के चेहरे पर गांधी हंसी आ जाती है और तीनों जोर जोर से हंसते हैं। राहुल नंदिनी की बहन के पास जाता है और उसे अपने सीने से लगाकर नंदिनी के सामने ही उसके नर्म गुलाबी होठों पर अपने होंठ रखकर किस करते हुए नंदिनी की तरफ देखकर बोलता है, तो नंदिनी मैं तुम्हें कभी प्यार किया ही नहीं था, मैं तो सिर्फ तुम्हारे साथ प्यार का नाटक कर रहा था ताकि तुम जब 22 साल की हो जाओ तब आसानी से ये सारा पैसा प्रॉपर्टी हम हमारे नाम करवा सके। जैसे ही नंदिनी राहुल की बात सुनती है तो उसे कुछ देर पहले का सब कुछ याद आ जाता है
कि कैसे सबने राहुल के साथ शादी करने के लिए उसे तैयार किया था और बाद में इन्हीं लोगों ने बोला था कि राहुल आने में लेट हो जाएगा, इसीलिए नंदिनी की सौतेली माँ और बहन ने नंदिनी से एक फाइल पर साइन ले लिए। फाइल पर साइन लेने के बाद ही यह लोग नंदिनी को करने का इरादा कर लेते हैं और नंदिनी को जैसे ही इन लोगों के इरादे पता चलते हैं तो नंदिनी अपने ही विला से जान बचाकर भाग जाती है। लेकिन पता नहीं इन लोगों को कैसे पता चल जाता है और यह लोग भी नंदिनी का पीछा करते हुए ही नंदिनी के करीब पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों, कौन थी नंदिनी और क्यों मारा गया था इसे? क्या नंदिनी का यहीं पर अंत होता है? क्या नंदिनी कभी वापस आएगी? क्या भगवान नंदिनी को दोबारा मौका देंगे? आगे की कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए हमारी ये कहानी अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। हर हर महादेव। नहीं, अभी ये सब कुछ सोच ही रही थी जो कुछ समय पहले उसके साथ हुआ था और जो अब उसके सामने हो रहा है कि तभी उसे अपने पेट में तेज दर्द का एहसास होता है। नंदिनी जब अपने पेट की तरफ देखती है तो उसके पेट में एक तेज खंजर घुसा हुआ था और उसके पेट से पानी की तरह खून बह रहा था। नंदिनी जब खुद पर वार करने वाले को देखते हैं तो वह कोई और नहीं राहुल ही था। राहुल मुस्कुराता हुआ नंदिनी की तरफ देखकर बोलता है, क्या हुआ नंदिनी, तुम अपने इस नकली पति? सॉरी मैं तो तुम्हारा पति हुआ ही नहीं था, क्योंकि उसे फाइल पर मेरे साइन नहीं थे बल्कि प्रॉपर्टी के साइन थे। अभी इतना बोल ही रहा था कि तभी एक और बार नंदिनी पर होता है और नंदिनी की तेज चिक सुनसान सड़क के बीचों बीच निकल जाती है। नंदिनी जब वार करने वाले की तरफ देखती है तो वह कोई और नहीं उसकी बहन और उसकी मां होती है। दोनों ही जानी तेज खंजारों से नंदिनी के जिसको क्या रही थी। इधर राहुल भी गौर से नंदिनी की मौत का मजा ले रहा था और जोर जोर से हंस रहा था। नंदिनी अपने सामने अपनों के हाथ से ही मारते हुए दर्द से तड़पती हुई आसमान की तरफ देखकर मन में बोलती है, हे भगवान, मेरी क्या गलती थी? मैं किसी का क्या बुरा किया था जो मुझे इतनी दर्दनाक मौत मिल रही है? हे भगवान, अगर मुझे दोबारा जिंदगी मिली तो मैं इन लोगों से अपनी मौत का बदला जरूर लूंगी। इतना बोलते ही नंदिनी की आंखें बंद हो जाती है और वह दरिंदे नंदिनी की सांस रुकता देखकर जोर जोर से हंसते हैं और अपने आदमियों को लेकर अपनी अपनी गाड़ियों में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। अब तक दिल्ली। तूफानी रात, जोरों की बारिश, बिजली कड़क रही थी और सड़क के बीचों बीच एक लड़की खून से सनी हुई सड़क के बीचों बीच पड़ी थी और उसे लड़की के आसपास खून ही खून फैला हुआ था कि तभी आसमान में तेज बिजली कड़कती है और आंधी तूफान जोरों शोरों से अपना कहर बरसाने लगता है कि तभी एक लड़की हॉस्पिटल के बेड पर अपनी आंखें खोलती है तो खुद को अस्पताल में देखकर हैरान रह जाती है और हैरानी से बोलती है, मैं यहाँ कैसे? उन लोगों ने तो मुझे मार दिया था ना। वह अभी इतना बोल ही रही थी कि तभी उसका ध्यान अपने पेट पर जाता है जिस पर कुछ भी नहीं था, ना ही कोई जख्म के निशान और ना ही कोई खरोच। वो लड़की हैरानी से और चिंता से अपने मन में बोलती है, नहीं, ये मेरा सपना नहीं हो सकता। मैं वह दर्द दिया है, उसे दर्द को महसूस किया है, नहीं, ये मेरा सपना या वहम नहीं है। वो अभी ये सब बोल ही रही थी कि तभी उसके रूम का दरवाजा खुलता है और एक लड़की चिंता से उसे रूम में इंटर करती है और बोलती है, नंदिनी तो ठीक तो है ना यार? कितनी बार तुझे समझाया है कि तू उन चुड़ैलों से दूर ही रहा कर, तुझे पता है ना वह लोग कैसे हैं, तो फिर भी उन पर क्यों इतना विश्वास करती है? देख लेना नंदिनी, किसी दिन तेरा विश्वास तुझे मौत के मुंह में लेकर जाएगा, याद रखना मेरी बात। नंदिनी अपने सामने बैठी लड़की को हैरानी से देखती ही रह जाती है, क्योंकि चांदनी की जिंदगी में अगर नंदिनी को सबसे ज्यादा प्यार और अपनापन किसी से मिला था तो वह थी उसकी दोस्त पूजा। पूजा नंदिनी की बचपन की दोस्त और उसकी दुख सुख की साथी। पूजा बोली ही जा रही थी मगर नंदिनी बस पूजा को देखती ही रहती है। ये देखकर पूजा किट जाती है और बोलती है, क्या हुआ है तुझे पता है ना आज तुझे कितना बड़ा चक्कर आया था? और वह तो शुक्र है कि मैं तेरे पास थी और तुझे टाइम पर हॉस्पिटल लिया ही, और मुझे हॉस्पिटल जाकर ही पता चला है कि तूने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। तू पागल है क्या नंदू? पूजा के मुंह से खुद के लिए नंदू सुनकर नंदिनी की आंखों से आंसू उसके गालों पर आ जाते हैं और वह कसकर पूजा को गले लगा लेती है। पूजा जब नंदिनी की ऐसी हालत देखी है तो उसे लगता है कि कहीं उसने उसे ज्यादा तो नहीं डांट दिया। यही सब सोते हुए ही पूजा नंदिनी को संभालती है और बोलती है, अच्छा ठीक है, सॉरी बाबा, मुझे तुझसे इतनी ऊंची आवाज में बात नहीं करनी चाहिए थी। ये शांत हो जा, मैं तेरे लिए देख क्या लाई हूँ, देख मैं तेरे लिए राजमा चावल बनाकर लाई हूँ, तेरे फेवरेट है ना। इधर नंदिनी को तो पूजा की कोई बात सुने ही नहीं दे रही थी। उसे तो बस आज ऐसा लग रहा था कि उसका सबसे कीमती खजाना भगवान ने उसे दे दिया हो। इधर नंदिनी को इतना रोता हुआ देखकर पूजा नंदिनी को शांत करती है और उसे बोलता है, देख अगर तुम मुझसे इसी तरह रोते हुए गले लगी रहेगी ना तो मैं भी जोर जोर से रोने लग जाऊंगी। नंदिनी जैसे ही पूजा की बात सुनती है तो उससे दूर होती है और अपनी आंखों से आंसू पोंछकर उससे पूछता है, पूजा आज क्या तारीख है और कौन सा सन चल रहा है? पूजा जैसे ही नंदिनी की बात सुनती है तो नंदिनी के सिर पर हाथ लगाकर चेक करने लगती है।
और फिर उससे थोड़ी दूर होकर पूछती है तो ठीक तो है ना, कहीं तेरे सिर पर कोई गहरी चोट तो नहीं आई जो मुझे नजर नहीं आ रही। ऐसे ही जैसे ही नंदिनी पूजा की बात सुनती है तो उसे घूर कर देखती है और बोलती है बताना आज क्या डेट है। पूजा नंदिनी की बात सुनकर बोलती है द 6th of March है और सन है 2022। जैसे ही नंदिनी पूजा की बात सुनती है तो हैरान रह जाती है और हैरानी से ही अपने मन में बोलती है मतलब मैं 6 महीने पहले वापस आई हूँ, इसका मतलब मेरा भी बर्थ हुआ है, भगवान ने मुझे दोबारा मौका दिया है। ये सब अपने मन में बोलते हुए ही नंदिनी का ध्यान अब कैलेंडर पर जाता है जिस पर वही डेट थी जो नंदिनी को पूजा ने बताई थी। तभी नंदिनी को याद आता है कि आज के दिन ही पिछली बार नंदिनी बेहोश हुई थी और उसे वक्त भी पूजा ही उसे अस्पताल लेकर आई थी। ये सब याद आते ही नंदिनी की आंखें आंसुओं से भीग जाती हैं और फिर उसे एक एक करके सब कुछ याद आने लगता है कि कैसे पूजा उससे दूर हुई और पूजा के दूर होने के बाद नंदिनी अकेली हो गई और कैसे उन लोगों ने नंदिनी की जिंदगी नरक बना दी। ये सब याद करते ही नंदिनी की आंखों में अब उन लोगों के लिए नफरत, गुस्सा और उन्हें बर्बाद कर देने वाली आज नजर आ रही थी। इधर पूजा जब नंदिनी को खोया हुआ देखती है तो वह नंदिनी को प्यार से पूछता है नंदू तो ठीक तो है ना, और तूने मुझे क्यों नहीं बताया कि तूने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। ये तो मैं जानती थी कि वह लोग इंसान के भेष में शैतान है, लेकिन मैंने यह नहीं सोचा था कि उन शैतानों में थोड़ी सी भी हयात दया नहीं है कि उन लोगों ने तुझे 2 दिन तक भूखा रखा। ये सब बोलते हुए पूजा की आंखों में नंदिनी के लिए प्यार, चिंता सब नजर आ रही थी। नंदिनी पूजा की तरफ देखकर उसे संभालते हुए बोलती है तो चिंता मत कर, मैं ठीक हूँ और अब मैं अपना ध्यान अच्छे से रखूंगी। तूने कुछ खाया? नंदिनी की बात सुनकर पूजा बिना कुछ बोल ही ना में अपनी गर्दन हिला देती है। पूजा का सवाल सुन नंदिनी पूजा से बोलता है अच्छा ठीक है चल दोनों मिलकर कुछ कहते हैं। नंदिनी की बात सुन पूजा फटाफट अपना टिफिन उठाती है और अपने साथ लाई हुई प्लेट और चम्मच में नंदिनी के और अपने लिए राजमा चावल निकलती है और नंदिनी के पास आकर एक ही प्लेट में एक चम्मच से उसको खिलाने लगती है और एक चम्मच से खुद खाने लगती है। पूजा का प्यार देखकर नंदिनी के दिल में तेज दर्द होता है और नंदिनी अपने दिल में ही बोलती है पिछली जिंदगी में तुम लोगों ने मेरी पूजा को भी बेदर्दी से मारा था, लेकिन इस बार मैं तुम लोगों को ऐसा कुछ नहीं करने दूंगी। मैं तुम लोगों को अब अपने को नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगी। ये सब बोलते हुए ही नंदिनी का ध्यान सिर्फ पूजा पर था, लेकिन पूजा तो बस नंदिनी को खाना अपने हाथों से खिलाने में मस्त थी और खुद खाने में मस्त थी। अब तक दिल्ली आशीर्वाद हॉस्पिटल। नंदिनी इस वक्त अपने ही मन में अपनी जिंदगी के बारे में सोच रही थी कि कैसे उसकी सौतेली माँ, सौतेली बहन और राहुल ने उसकी जिंदगी बर्बाद की थी। उसकी आंखों के सामने वही पल चल रहे थे जब उसके अपने ही उसे जलील करते, सारा दिन तक खाना नहीं देते थे। कैसे उसके पापा इतने बड़े बिजनेसमैन होकर भी अपनी बेटी पर ध्यान नहीं देते थे। कैसे उसका बड़ा भाई अपनी बहन को प्यार भरी निगाहों से देखता था और नंदिनी उसे अपनी सौतेली माँ और बहन के चक्कर में अनदेखा कर देती थी। यहाँ तक कि नंदिनी अपने सगे भाई से प्यार से 2 मिनट से बात भी नहीं करती थी। ये सब याद आते ही नंदिनी को अपने दिल में तेज दर्द होता है और वह अपने मन में ही अब अपनी सौतेली माँ, सौतेली बहन और राहुल से बदला लेने का ठान लेती है। नंदिनी को याद आता है कि कैसे उसके सगे मामा उसे कितनी और उससे मिलने आए थे, लेकिन इन लोगों के कहने पर नंदिनी ने अपने सगे मामा को मिलने से भी इनकार कर दिया करती थी। लेकिन जिस दिन सगे मामा को पता चला कि नंदिनी ठीक नहीं है, उसी दिन उसके सगे मामा कैसे नंदिनी को बहाने से हॉस्पिटल मिलने आए थे। उन्होंने नंदिनी की हालत को देखते हुए नंदिनी को आउट ऑफ इंडिया चलने के लिए बोला था, तो नंदिनी ने इन माँ बेटी के चक्कर में उन्हें बेइज्जत करके अस्पताल से निकाल दिया था। लेकिन जाते हुए भी नंदिनी के सगे मामा की आंखों में नंदिनी के लिए बेइंतहा प्यार और चिंता नजर आ रही थी, लेकिन नंदिनी ने अपने मामा से एक बार भी ढंग से बात तक नहीं की थी। ये सब याद आते ही नंदिनी के दिल में तेज दर्द होता है और वह अपने मन में ही बोलती है पिछली बार तो मैंने इन लोगों के झूठे प्यार और झूठी प्रवाह के चक्कर में अपने सब अपनों से दूर हो गई थी, लेकिन अब नहीं, अब मैं अपनी नई दुनिया बनाऊंगी और इन लोगों को उनके किए की सजा दूंगी। ये सब याद आते ही नंदिनी को भी याद आता है कि वह आज का ही दिन था जब उसके मामा उसे लास्ट बार मिलने आए थे। ये सब याद आते ही नंदिनी की निगाहें घड़ी पर जाती है तो उसे याद आता है कि ठीक आज के ही दिन कुछ ही समय में उसके मामा उससे मिलने अस्पताल में आने वाले हैं। ये याद आते ही नंदिनी अपने मन में ठान लेती है कि पिछली बार भगवान ने उसे बचने का बहुत मौका दिया था, लेकिन वह अपनी बेवकूफ़ी से उसे मौके को गवा बैठी थी, लेकिन इस बार वह ऐसा कुछ नहीं करेगी। यह सब सोचते हुए ही अब उसे बस अपने सगे मामा के आने का इंतजार था। पूजा जब नंदिनी को अपने में ही घूम देखती है तो उसके हाथ पैर हाथ रखकर बोलती है नंदू तू कहाँ खो गई हुई है, मैं कब से तुझे बुला रही हूँ पर तेरा ध्यान ही पता नहीं कहाँ है। नंदिनी जो अपनी ही सोच में गुमती जब उसे
पूजा की आवाज सुनाई देती है तो वह होश में आती है और पूजा की तरफ देखकर बोलती है, हाँ पूजा बोल क्या हुआ। पूजा जब नंदिनी का सवाल सुनती है तो उसकी तरफ गौर से देखकर बोलती है, यही तो मैं तुझसे पूछ रही हूँ कि क्या हुआ है तुझे, मैं कब से तुझे बुला रही हूँ और तू बोल ही नहीं रही। जैसे ही नंदिनी पूजा का सवाल सुनती है तो उसका ध्यान खान की प्लेट पर जाता है जो पूजा के हाथ में थी और चम्मच नंदिनी के होठों के पास था। ये सब देखते हुए ही नंदिनी पूजा से बोलता है, कुछ नहीं बस अपनी जिंदगी के बारे में ही सोच रही थी। ये सब बोलते हुए नंदिनी का ध्यान अब पूजा पर था कि तभी नंदिनी और पूजा के रूम में किसी की दस्तक होती है। जैसे ही दोनों का ध्यान गेट पर जाता है तो नंदिनी के सामने एक 45 साल का आदमी खड़ा था जो देखने में एक अच्छा बिजनेसमैन और अच्छी पर्सनैलिटी का लग रहा था। उसे इंसान को देखते ही नंदिनी की आंखों में चमक आ जाती है। वह इंसान नंदिनी की तरफ बढ़ते हुए ही अपनी प्यारी मुस्कान में बोलता है, कैसी है बेटा। नंदिनी जो अपनी आंखों के सामने इतने समय बाद अपने मामा को देख रही थी, उसकी आंखों में अपने मामा को देखकर एक नमी सी उतर आती है। दूसरी तरफ पूजा हैरानी से उसे शख्स की तरफ देखते हुए पूछती है, आप कौन और आप हमारे रूम में क्या कर रहे हैं। पूजा की बात सुन वह आदमी एक नजर नंदिनी की तरफ देखता है और पूजा की तरफ देखकर बोलता है, मैं नंदिनी का माँ हूँ। जैसे ही पूजा सामने खड़े शख्स के शब्द सुनती है तो हैरानी से वह नंदिनी की तरफ देखती है, लेकिन नंदिनी तो पहले ही अपने माँ की तरफ देखकर इतनी भावुक हो गई थी कि उसकी आंखों में अपने मामा को देखते हुए ही नामी आई हुई थी और वह अपनी रूड़ी हुई आवाज से अपने माँ से बोलता है, मामा जी आप नंदिनी के मामा। जब नंदिनी के मुंह से मामा जी सुनते हैं तो नंदिनी के पास आते हैं और उसके सिर पर प्यार से हाथ रखकर बोलते हैं, कैसी है बेटा। जब भी मैं घर पर आता हूं ना तो वह लोग तुझे मुझसे मिलने देते है और अगर तू मेरे सामने आ भी जाए तो तू मुझे आंख उठाकर भी नहीं देखती, लेकिन क्या करूं मैं मजबूर हूं। तू मेरी बहन की बेटी है और मैं तुझे इतनी तकलीफ में नहीं देख सकता क्योंकि मुझे पहले से ही पता था कि उसे घर में तू नौकर की जिंदगी की रही है। मालकिन होते हुए भी वह लोग तेरे साथ नौकरों जैसा बर्ताव करते हैं, लेकिन जब भी मैं तुझसे मिलने आता हूं तू मुझे ना ही तो आंख उठाकर देखती है ना ही मुझसे बात करती है। लेकिन आज मैं तुझे आखिरी बार मिलने आया हूं और लास्ट बार तुझे पूछ रहा हूं, क्या अब भी उसे नर्क में जीना चाहती है। क्या अब भी तो उन लोगों के साथ रहना चाहती है जिन लोगों को तेरे जीने मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। देख नंदिनी मैं तुझे लास्ट बार पूछ रहा हूं, मैं क्या तुम मेरे साथ चल रही है या नहीं, वरना मैं दोबारा कभी ना तुझे अपनी शक्ल दिखाऊंगा, नहीं तुझे कुछ पूछने आऊंगा। अपने माँ की आवाज में नाराजगी और गुस्सा महसूस कर नंदिनी कसकर अपने मामा को गले लगा लेती है और रोते हुए बोलती है, मुझे यहाँ से दूर ले जाइए मामा जी, मुझे यहाँ नहीं रहना, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ मामा जी, मुझे और बर्दाश्त नहीं होता। नंदिनी को इस तरह रोता देख और उसकी बात सुनो नंदिनी के मामा पवन शर्मा कसकर नंदिनी को गले लगा लेते हैं और उनकी आंखों से भी इस वक्त आंसू उनके गालों पर आ रहे थे क्योंकि आज इतने सालों बाद उनकी बच्ची उनके गले लगी थी और अपनी बच्ची को इस तरह रोता हुआ देखकर पवन वर्मा से और रहा नहीं जाता और वह नंदिनी को शांत करते हुए बोलते हैं, शांत हो जा मेरी बच्ची, शांत हो जा। मैं जानता था कि जरूर कुछ ऐसा हुआ है तेरे साथ जो तू मुझसे इतनी दूर है, जो तू मुझे देखकर भी अनदेखा कर रही है। नंदिनी और उसे शख्स को देखकर पूजा को पता चल जाता है कि यह नंदिनी के वही मामा है जो बार बार नंदिनी को मिलने आते थे और उसके परिवार वाले उन्हें नंदिनी से मिलने नहीं देते थे, यहाँ तक कि उन्हें घर के अंदर बुलाकर घंटा इंतजार कर उन्हें वापस भेज देते थे। पूजा नंदिनी के माँ की तरफ देखकर बोलती है, अंकल जी आप इसे ले जाइए, वह लोग इसे मार डालेंगे, आप नहीं जानते कि वह लोग इसके साथ जानवरों से भी बेहतर बर्ताव करते हैं। आपको पता है 2 दिन से इसमें कुछ नहीं खाया था और जब यह मुझे मिलने आई थी इसलिए मुझे कुछ नहीं बताया, लेकिन बात करते करते यह एकदम से बेहोश हो गई और आज सुबह से लेकर रात होने वाली है, लेकिन किसी को इससे कोई मतलब नहीं कि ये कहाँ है, ठीक है अभी या नहीं। अपने सामने खड़ी लड़की की बात सुनकर पवन वर्मा उसकी तरफ देखते हैं तो पवन वर्मा उसे लड़की को देखते ही बोलते हैं, तुम पूजा होना नंदिनी की बचपन की दोस्त। नंदिनी जैसे ही सामने वाले शख्स के मुंह से अपना जिक्र सुनती है तो हाँ मैं फिर हिला देती है। इधर नंदिनी अपने माँ के गले लगे हुए ही खुद को संभालती है और बोलती है, मामा जी मुझे अभी इसी वक्त इंडिया से बाहर जाना है और मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। नंदिनी के मामा आज कितने दिन बाद अपनी बच्ची के मुंह से खुद के लिए मामा जी सुनकर और कुछ मांगते हुए देखकर बोलते हैं, तो जो मांगना चाहती है मांग, मैं तेरी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा मेरी बच्ची। अपने माँ की बात सुनकर नंदिनी एक नज़र पूजा को देखते हैं और अपने माँ से बोलता है, मैं चाहती हूँ कि मैं जहाँ भी जाऊँ मेरे साथ पूजा भी जाए। अपनी बच्ची की बात सुनकर पवन वर्मा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और वह पूजा और नंदिनी की तरफ देखकर बोलते हैं, चलो चलते हैं, तुम दोनों को मैं एक साथ लंदन भेज रहा हूँ जहाँ तुम दोनों नंदिनी के भाई के साथ वहीं रहोगे और वहीं पर अपने बिजनेस की पढ़ाई पूरी करोगे। नंदिनी के माँ की बात सुनकर पूजा नंदिनी की तरफ देखती है तो नंदिनी आंखों से ही उसे हाँ करने का इशारा कर देती है।
पूजा नंदिनी के मामा जी की तरफ देखकर दोनों हाथ जोड़ लेती है और अपनी आंखों में आंसू लिए बोलता है, थैंक यू अंकल। पूजा के मुंह से अंकल सुनकर नंदिनी के मामा जी घर कर पूजा को देखते हैं तो नंदिनी भी अपने माँ की तरफ देखकर पूछता है, क्या हुआ मामा जी। तभी नंदिनी के मामा जी पूजा की तरफ देखकर बोलते हैं, जब तुम मेरी भांजी हो तो ये भी तो मेरी भांजी ही हुई ना, तो यह मुझे अंकल क्यों बोल रही है। अपने माँ की बात सुन नंदिनी के चेहरे पर भी स्माइल आ जाती है और पूजा के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ जाती है। इसी तरह नंदिनी के मामा पवन वर्मा हॉस्पिटल से डिस्चार्ज की फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं और कुछ ही समय में पूजा और नंदिनी को लेकर अपने विला की तरफ निकल जाते हैं। इधर पवन वर्मा अपने बच्चों को लेकर अपने विला पहुंचते हैं, जहां पर पहले से ही नंदिनी की मामी खुशी से उन लोगों का इंतजार कर रही थी। जैसे ही नंदिनी की मम्मी नंदिनी और पूजा को देखते हैं तो खुशी से मुस्कुराते हुए बोलते हैं, आ गई मेरी बच्ची, कितना तरस गई थी मैं तुझे देखने के लिए और उन लोगों ने तो तुम्हें हमसे यूं अलग कर दिया जैसे तुम हमारा हिस्सा ही ना हो। ये सब बोलते हुए नंदिनी की मम्मी की आंखों में आंसू थे। नंदिनी अपनी मम्मी की आंखों में आंसू देखकर कसकर उन्हें गले लगा लेती है। नंदिनी जब अपनी मम्मी के गले लगी थी तभी उसे अपनी मम्मी के गले लगते ही एक अलग ही सुकून मिलता है, जैसे वह आज बरसों बाद अपनी मां के गले लगी हुई हो। इधर नंदिनी की मम्मी विकास कर नंदिनी को गले लगा लेती है। इधर पूजा जो पास में खड़ी दोनों को देख रही थी, नंदिनी की मम्मी की नजरें जब पूजा पर जाती है तो वह पूजा को भी अपने पास आने का इशारा करती है। तो पूजा धीरे धीरे चलती हुई जैसे ही नंदिनी की मम्मी के करीब पहुंचती है तो नंदिनी की मम्मी कसकर पूजा को भी गले लगा लेती है। तभी पवन वर्मा की आवाज तीनों को सुनाई देती है, बस करो अब और जाकर बच्चों की पैकिंग करो क्योंकि पूरे 2 घंटे बाद लंदन की फ्लाइट है। जैसे ही पवन वर्मा के मुंह से पवन वर्मा की पत्नी ये बात सुनती है तो हैरानी से कभी नंदिनी और कभी पूजा की तरफ देखती है। तभी पवन वर्मा ठंडी आवाज में बोलते हैं, मैं नहीं चाहता कि वह लोग मेरी बच्ची को डरा धमका कर ब्लैकमेल करके फिर से उसे कल कोठरी में ले जाए, जो दूर से तो महल है लेकिन अंदर मेरी बच्ची के लिए काल कोठरी से काम नहीं है। ये सब बोलते हुए पवन वर्मा की आंखों में मित्तल परिवार के लिए गुस्सा नफरत सब नजर आ रहा था। नंदिनी की मम्मी जब उन लोगों का जिक्र सुनती है तो वह अपने पति से बोलती है, मैं अभी पैकिंग कर रही हूँ और हाँ बच्चों तुम जाकर रूम में फ्रेश हो जाओ। तभी वह एक नौकर को बुलाती है और बोलते हैं, इन्हें ऊपर वाले रूम में ले जाओ। और हाँ नंदिनी पूजा, उसे रूम में तुम लोगों के लिए कपड़े पहले से ही रखे हुए हैं, ठीक है जो, और फ्रेश हो जाओ और कुछ ही देर में तुम्हारा खाना भी ऊपर रूम में पहुंच जाएगा। मैं तुम लोगों की जाने की सारी पैकिंग कर रही हूं। नंदिनी और पूजा जब अपनी मम्मी का इतना ठंडा रवैया देखते हैं तो नंदिनी तो समझ जाती है, क्योंकि उसे पहले से ही पता था कि नंदिनी की मम्मी का ऑरा एकदम ठंडा बर्फ जैसा है और वह बिजनेस वर्ल्ड में भी अपना सिक्का अच्छा चल चुकी है। लेकिन बच्चों की परवरिश के कारण उन्होंने बिजनेस वर्ल्ड से अपने कदम पीछे ले लिए थे और बाद में बिजनेस की बात दौड़ उसके मामा ने संभाल ली थी। इधर नंदिनी अपनी मामी के बारे में सोते हुए ही पूजा को लेकर एक सर्वेंट के साथ ऊपर की तरफ बढ़ जाती है, जहां उन लोगों का कमरा पहले से ही रेडी था। नंदिनी और पूजा के जाते ही नंदिनी की मम्मी अपनी लाल गुस्से भरी आंखों से पवन वर्मा की तरफ देखकर बोलती है, उन लोगों को कभी भी ये पता नहीं चलना चाहिए कि नंदिनी कहाँ है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वह लोग मेरी बच्ची तक पहुंचे और यह बात अच्छे से जानते हैं कि मैं ये सब क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि दीदी ने अपनी 70% प्रॉपर्टी नंदिनी के नाम की हुई है और 30% अर्नव के नाम है। अर्नव को तो तब तक कोई खतरा नहीं है जब तक नंदिनी 22 साल की नहीं हो जाती और नंदिनी के 22 साल की होने में अभी 6 महीने बाकी है। इसलिए आप नंदिनी की आइडेंटिटी बिल्कुल डिलीट कर दीजिए और कोई भी शख्स उसे तक ना पहुंच पाए, इसका खास ख्याल रखिएगा। नंदिनी की मम्मी की बात सुन पवन वर्मा की आंखों में भी गुस्सा साफ नजर आ रहा था। वह गुस्से से ही अपनी पत्नी की तरफ देखकर बोलते हैं, तुम फिक्र मत करो, मुझे बस एक मौका चाहिए था कि नंदिनी मेरे साथ आ जाए और वह मुझे मिल गया है। अब मित्तल परिवार मेरी बच्ची की तरफ देखना तो दूर उसकी परछाई को भी देखने के लिए तरसेगा। ये सब बोलते हुए पवन वर्मा के अंदर से एक ठंडा और बर्फ जैसा ऑरा निकल रहा था, जो नंदिनी और पूजा के सामने बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा था। इधर पवन वर्मा अपने लिविंग हॉल में बैठे अपना मोबाइल उठाते हैं और किसी को कॉल करके बोलते हैं, तैयारी हो गई। तभी उधर से एक आदमी की आवाज आती है, जी सर सारी तैयारी हो चुकी है। तभी पवन वर्मा अपने सामने बैठी अपनी पत्नी से बोलते हैं, तैयारी हो गई है, बच्चों के खाने के लिए तुमने ऊपर कुछ भिजवा दिया है। अपने पति की बात सुन नंदिनी की मम्मी अपने पति की तरफ देखकर बोलती है, आपको क्या लगता है मेरी बच्ची को मैं भूखा रख सकती हूँ। अपनी पत्नी की बात सुनकर मन वर्मा के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ जाती है। तभी पवन वर्मा घड़ी की तरफ देखकर बोलते हैं, नीचे बुलाओ बच्चियों को, क्योंकि ज्यादा वक्त नहीं है, हमें एयरपोर्ट के लिए निकलना है। पवन वर्मा अभी इतना बोल ही रहे थे कि तभी सीडीओ से पूजा और नंदिनी एक साथ नीचे उतरते हैं।
तो सामने का नजारा देखकर पवन वर्मा और उनकी पत्नी के चेहरे पर स्माइल आ जाती है, क्योंकि जिस नंदिनी ने थोड़ी देर पहले एक घटिया सा सिंपल सूट पहन रखा था जिसमें वह किसी काम वाली से काम नहीं लग रही थी, और पूजा जो नंदिनी के साथ हर वक्त रहती थी उसके भी घर की स्थिति ठीक नहीं थी, क्योंकि उसके सौतेली माँ बाप ने उसका जीना हराम कर रखा था, इसीलिए वह पार्ट टाइम जॉब करके अपना गुजारा करती थी और अपने दम पर ही अपनी जिंदगी की रही थी। इधर नंदिनी की मम्मी और मामा पूजा और नंदिनी को इतनी प्यार भरी नजरों से देख रहे थे कि दोनों के चेहरे पर ही सीढ़ियों से उतरते हुए स्माइल आ जाती है। नंदिनी तो भागकर सीधा अपनी मम्मी के गले लग जाती है और अपनी मम्मी के गले लगे हुए ही बोलती है, आई मिस यू मम्मी, मैं आपको बहुत मिस करूंगी। इधर पूजा भी नंदिनी की मम्मी के गले लग जाती है तो नंदिनी की मम्मी पूजा के सिर पर प्यार से हाथ पैर कर बोलता है, चिंता मत कर बेटा, तुम लोग अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करो और मैं चाहती हूँ जब तुम इंडिया लौटो तो एक नई पहचान नई किरदार के साथ लौटना, ताकि तुम लोगों को देखते ही तुम लोगों के दुश्मनों की आंखों में खौफ साफ नजर आई। नंदिनी जैसे ही अपनी मम्मी की बात सुनती है तो वह अपने दिल में ही बोलती है, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ मम्मी कि आप क्या चाहती हैं, क्योंकि पिछली बार मरने से पहले ही मुझे आपकी असली पहचान और मामा जी की असली पहचान पता चल चुकी थी, इसीलिए अब मुझे आपके ही कदमों पर चलकर अपने दुश्मनों का सर अपने कदमों में कुचलना है। ये सब बोलते हुए नंदिनी की आंखों में एक आज साफ नजर आ रही थी। पूजा तो इस चीज से अनजान थी कि नंदिनी की मम्मी किस चीज के बारे में बात कर रही है, लेकिन नंदिनी उनकी बातों का मतलब अच्छे से समझ लेती है। इधर नंदिनी के मामा उन दोनों की तरफ देखकर बोलते हैं, चलो हमें देर हो रही है। नंदिनी के मामा की बात सुन नंदिनी की मम्मी की आंखों में हल्की सी नमी आती है, लेकिन वह खुद को पत्थर बनकर बनाकर अपने माँ की तरफ देखकर बोलती है, जी मामा जी। इधर नंदिनी की मम्मी अपने दिल पर पत्थर रखकर दोनों बच्चियों को जाने की इजाजत दे देती है, तो दोनों ही खुशी से अपने माँ के साथ वर्मा विला से निकल जाती है। कुछ ही समय में पवन वर्मा की गाड़ी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के सामने आकर रुकती है, जिसमें से नंदिनी, पूजा और पवन वर्मा का असिस्टेंट बाहर निकलता है, जिसके हाथ में इस वक्त 2 बैग थे। उन बैग्स को लेते हुए ही पवन वर्मा का असिस्टेंट पवन वर्मा के साथ पूजा और नंदिनी को लेकर एयरपोर्ट में इंटर होते हैं। कुछ ही देर में चेकिंग की सारी फॉर्मेलिटी पूरी हो जाती है और नंदिनी और पूजा इस वक्त पवन वर्मा के सामने थी। पवन वर्मा नंदिनी और पूजा को एक एक कार्ड देते हैं और बोलते हैं, इनमें 1-1 करोड़ रुपए है, ये तुम लोगों की पॉकेट मनी है, और हाँ मैं चाहता हूं कि तुम लोग पीछे का भूलकर आगे की जिंदगी में बढ़ो और अपने दुश्मनों को अपनी आंखों में बसा कर रखो, ताकि वह जब तुम्हारे सामने आए तो तुम उन्हें अपनी आंखों से ही उनकी औकात दिखा सकूं। अपने मामा की बात सुन नंदिनी खुशी से उनके गले लगाती है और बोलती है, मैं वादा करती हूं मामा जी, जब आप मुझे दोबारा मिलोगे तो आपको ये नंदिनी नहीं एक और ही नंदिनी मिलेगी। ये सब बोलते हुए ही नंदिनी आखिरी बार अपने माँ के गले मिलती है और इसी तरह पूजा और नंदिनी की फ्लाइट लंदन के लिए तैयार हो जाती है। कुछ ही देर में पूजा और नंदिनी इंडिया से रवाना हो जाती हैं। अब तक दिल्ली एयरपोर्ट। नंदिनी और पूजा को भेजकर पवन वर्मा जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं तो अपना मोबाइल निकलते हुए किसी को कॉल मिलते हैं और दूसरी तरफ से ही दूसरे रिंग पर कॉल पिक हो जाती है। पवन वर्मा कॉल पिक होते ही अपने ठंडी आवाज में बोलते हैं, पूजा और नंदिनी की सारी डिटेल और इन्फॉर्मेशन हाइड करवा दो, कोई भी उसे तक नहीं पहुंचना चाहिए। पवन वर्मा की बात सुन उधर से एक ओके सर बोलता है और कॉल कट कर देता है। इधर पवन वर्मा भी अपने मन में बोलते हैं, अब तुम लोग कभी भी मेरी बच्ची तक नहीं पहुंच पाओगे। इतना बोलते ही पवन वर्मा अपने असिस्टेंट की तरफ इशारा करते हैं तो वह गाड़ी में जाकर बैठ जाता है और पवन वर्मा भी उसी के साथ गाड़ी में बैठ जाते हैं। कुछ ही देर में पवन वर्मा की गाड़ी उनके विला के सामने आकर रुकती है और पवन वर्मा अपने असिस्टेंट के साथ ही अपने जिला में इंटर करते हैं। दूसरी तरफ मित्तल विला। मित्तल परिवार में सबके चेहरे पर चिंता की लकीरें थी, खास करके एक औरत जो सोफे पर बैठी थी और अपने सामने बैठी लड़की को गुस्से में बोलती है, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा था कि उसे मनहूस पर अपनी नजर बनाकर रखो, पता नहीं कहाँ है, सुबह से घर से गायब है और अभी तक उसकी कोई खबर नहीं है। सामने बैठी लड़की अपनी माँ की बात सुनकर एप्पल खाते हुए बोलती है, छोड़ो ना, मामा आ जाएगी, वैसे भी बेचारी 2 दिन से भूखी थी, कहीं तो भीख मांगकर खाना खाएगी ना। अपनी बेटी की बात सुन वह औरत चिंता से अपनी बेटी से बोलता है, बात वह नहीं है, बात यह है कि तू अच्छे से जानती है कि यह सारा धन, यह सारी प्रॉपर्टी, यह और यह घर भी उसे मनहूस का ही है। तू अच्छे से जानती है कि जब तक वह 22 साल की नहीं हो जाती तब तक ये सब कुछ उसी का है। अपनी माँ की बात सुन वह लड़की मजे से एप्पल खाती हुई बोलती है, वह कहीं नहीं जा सकती मन, आप अच्छे से जानती हैं, क्योंकि मेरा राहुल उसके दिल और दिमाग में इस तरह बसा हुआ है कि वो हम जो भी मर्जी करे चुपचाप सहेगी और इसी घर में हमारे हाथों तकलीफें झेलती रहेगी। और वैसे भी कुछ ही समय बाकी है उसकी जिंदगी का, जब वह सब कुछ हमारे नाम कर देगी तब हम उसको उसकी इन तकलीफों से आज़ादी दे देंगे। अपनी बेटी की बात सुन उसे औरत को कुछ राहत महसूस होती है। इधर यह माँ बेटी अभी बातें कर ही रही थी कि तभी एक 50 साल का आदमी लिविंग हॉल में इंटर होता है।
और अपनी बीवी और बेटी को लिविंग हॉल में सोफे पर बैठा हुआ देखकर बोलता है, कैसी है मेरी बच्ची, क्या चल रहा है आजकल, और वह नालायक राहुल कहाँ है, उसे भी मैं कल से नहीं देखा। अपने पापा की आवाज सुन सोफे पर बैठी हुई लड़की खुद को एकदम मासूम बना लेती है और मासूम बनते हुए बोलती है, पापा आप आ गए, लाइए बैग मुझे दीजिए और आप आराम से सोफे पर बैठिए, हम अभी सर्वेंट को बोलते हैं, वह आपके लिए कॉफी बनाकर लाता है। अपनी बेटी की परवाह देखा और अपने लिए इतना प्यार देख वह शख्स मुस्कुराते हुए बोलता है, तुम ही मेरी असली बेटी हो, तुम्हें मेरी कितनी परवाह और फिक्र रहती है। और एक वह नालायक जिसे 2400 घंटे गलतियां करने की आदत है, ना ही उसे बड़ों का सम्मान करना आता है और ना ही ढंग से रहना। ये सब बोलते हुए ही उसे शख्स की आंखों में नंदिनी के लिए ना ही प्यार था और ना ही अपनापन थी, तो बस नफरत और नाराजगी। जी हाँ, ये कोई और नहीं प्रवीण मित्तल है। इंट्रोडक्शन। प्रवीण मित्तल नंदिनी के पापा, दिव्या मित्तल नंदिनी की सगी माँ, ऊर्जा मित्तल नंदिनी की सौतेली माँ, प्रीति मित्तल नंदिनी की सौतेली बहन, अर्णव मित्तल नंदिनी का सगा भाई, नंदिनी मित्तल अर्णव की छोटी बहन और अर्णव के दिल की जान। कहानी में अपने पति की बात सुन ऊर्जा मित्तल मुस्कुराते हुए अपने पति से बोलता है, आपकी परवाह नहीं करेगी तो किसकी करेगी, आपकी ही तो लाडली बेटी है ये, और आप तो जानते हैं मुझसे ज्यादा यह आपसे प्यार करती है। अपनी पत्नी की बात सुन प्रवीण मित्तल के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। तभी वह अपनी पत्नी से पूछते हैं, नंदिनी कहाँ है। ऊर्जा मित्तल जैसे ही अपने पति के मुंह से नंदिनी के बारे में सुनती है तो वह नंदिनी की बुराई करते हुए बोलती है, कहाँ होगी, सुबह से बिना बताए गई है। आप तो जानते हैं कि मैं उसे कितनी बार बोला है कि मोबाइल रख ले, ताकि हम उसे मोबाइल के जरिए पूछते रहे कि वह कहाँ है, कैसी है, लेकिन वह नालायक मानती ही कहाँ है। मुझे तो बस उसकी चिंता लगी रहती है कि जवान लड़की है और जमाना आप जानते हैं कैसा है, ठीक नहीं है। मुझे बस अंदर ही अंदर यही डर लगा रहता है कि हमारी नंदिनी कोई गलत रास्ते पर ना चल पड़े। अपनी पत्नी की बात सुन और प्रवीण मित्तल अपनी पत्नी की तरफ देखकर बोलते हैं, तुम कितनी चिंता करती हो, उसकी सगी मां ना होते हुए भी तुम उसे मां के जैसा प्यार करती हो, लेकिन वह नालायक इस प्यार के लायक ही नहीं है, आ जाएगी अपने आप, तुम ज्यादा चिंता मत करो, उसकी तुम्हारी हेल्थ खराब हो जाएगी। ये सब बोलते हुए ही प्रवीण मित्तल अपनी जगह से उठते हैं और अपने कमरे में चले जाते हैं। अपने पति के जाते ही ऊर्जा मित्तल, जो अभी मासूम बनाकर नंदिनी की चिंता प्रवीण मित्तल को जाता रही थी और साथ ही अपनी बातों से उन्हें भड़का भी रही थी कि नंदिनी कितनी बिगड़ चुकी है। प्रवीण मित्तल के जाते ही अब उनके चेहरे पर एक शैतानी स्माइल थी और दूर खड़ी प्रीति मित्तल मुस्कुराते हुए अपनी माँ के पास आती है और सोफे पर बैठी हुई बोलती है, क्या बात है माँ, अपने तो पापा के दिमाग में बेचारी अंजलि की ऐसी छवि बना रखी है कि पापा आप उसे सिर्फ नफरत ही नफरत करते हैं, प्यार तो उनके अंदर से नंदिनी के लिए खत्म ही कर दिया आपने। अपनी बेटी की बात सुन ऊर्जा मित्तल टेढ़ी मुस्कुराती है और बोलती है, अगर मैं ये सब ना करती तो हम लोग इस घर पर राज कैसे करते हैं। ये सब बोलते हुए ही ऊर्जा मित्तल प्रीति से बोलता है, पता करो वह मनहूस अब तक घर क्यों नहीं आई। अपनी माँ की बात सुन प्रीति हाँ में सिर हिलाती है और किसी को कॉल करती है। कुछ ही देर में उधर से कॉल पिक होती है तो प्रीति गुस्से से ही सामने वाले आदमी से पूछता है, कहाँ पर है वो नंदिनी और अभी तक घर क्यों नहीं आई। तभी उधर से एक आदमी डरते हुए बोलता है, पता नहीं मैडम, सुबह जब वह अपनी दोस्त से मिलने पार्क में गई थी तभी वहां पर वह बेहोश होकर गिर गई थी और उनके दोस्त उन्हें हॉस्पिटल लेकर गई थी, लेकिन ट्रैफिक होने के कारण हम हॉस्पिटल पता नहीं कर पाए कि वह कौन से हॉस्पिटल लेकर उन्हें गई थी। इसी बीच हम सुबह से हर हॉस्पिटल देख चुके हैं, लेकिन नंदिनी मैडम का कुछ पता नहीं है, वह कहाँ है और कहाँ नहीं है। और उनकी सहेली पूजा भी अब तक अपने घर नहीं पहुंची है। जैसे ही प्रति सामने वाले आदमी की बात सुनती है तो चिंता से सौंफ से खड़ी हो जाती है और गुस्से में बोलती है, कुछ भी करो, मुझे पता करके बताओ वह कहाँ है, और हाँ अगर तुम्हें पता चल जाए कहाँ है तो मुझे लोकेशन सेंड करना, मैं पहुंच जाऊंगी उसे लेने के लिए। इतना बोलते ही प्रीति कॉल कट करती है और चिंता से अपनी माँ की तरफ देखकर बोलती है, माँ पता नहीं वह मनहूस कहाँ है, क्योंकि सुबह से ही उसका कुछ पता नहीं है। जो आदमी हमने उसकी निगरानी पर लगाया था वह सुबह से ही उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही ऊर्जा मित्तल प्रीति की बात सुनती है तो उनके चेहरे पर चिंता साफ नजर आने लगती है। लंदन एयरपोर्ट। दो लड़कियां लंदन एयरपोर्ट पर अपने लगेज लेकर जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर आ रही थी, अभी एक लड़का जो दिखने में कोई 25 साल के आसपास लग रहा था, वह लड़का उनमें से एक लड़की के सामने आकर एकदम से उसे गले लगा लेता है और अपनी गोद में उठाकर गोल गोल घूमते हुए बोलता है, नंदू आ गई तू, मैं बहुत खुश हूँ तुझे अपने पास देखकर। जी हाँ, ये कोई और नहीं नंदिनी ही है। नंदिनी जब खुद को किसी की गोद में देखती है
तो उसके चेहरे पर उसे शख्स को देखकर स्माइल आ जाती है और वह भी कसकर उसे लड़के को गले लगा लेती है और अपनी आंखों में आंसू लिए बोलता है आकाश भाई अपनी बहन के मुंह से खुद के लिए आकाश भाई सुनकर उसे लड़के के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कुराहट आ जाती है। इधर पूजा जो नंदिनी के पास ही थी वह हैरानी से बस आकाश को देखने लगती है। आकाश तो बस नंदिनी को ही प्यार से अपनी गोद में घूमते हुए बोलता है मुझे पता है तुझे मैं कितना मिस किया, कितनी बार तुझे मिलने की कोशिश की लेकिन उन लोगों ने मुझे तुझसे मिलने ही नहीं दिया। अपने भाई की बात सुन नंदिनी को बहुत बुरा लगता है और वह अपने भाई से बोलता है अच्छा ठीक है पहले आप मुझे गोद से उतारिए। नंदिनी की बात सुन आकाश उसे गोद से नीचे उतार देता है, तब जाकर उसे अपने सामने खड़ी लड़की नजर आती है। अपने सामने खड़ी लड़की को देखते ही आकाश की आंखें उसे लड़की पर टिक जाती है और वह नंदिनी की तरफ देखकर बोलता है पूजा। तभी पूजा आकाश की बात सुन हाँ में सिर हिला देती है और नंदिनी अपनी दोनों बाजू फोल्ड करके बोलता है हाँ भाई पूजा यह मेरी बचपन की दोस्त, मेरी सहेली, मेरी जान। आकाश जैसे ही नंदिनी की बात सुनता है तो पूजा की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए बोलता है हेलो पूजा, आई एम आकाश वर्मा, नंदिनी का बड़ा भाई। पूजा भी आकाश के बढ़े हुए हाथ को देखते हैं तो एक नज़र नंदिनी को देखते हैं तो नंदिनी आंखों से ही उसे हाँ का इशारा करती है। तो नंदिनी की बात पर पूजा अपना हाथ आकाश के हाथ की तरफ बढ़ा देती है और दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। दोनों के हाथ मिलाते ही आकाश एकदम से पूजा का हाथ छोड़ देता है और नंदिनी से बोलता है अब तुम दोनों चलो मेरे साथ, हम लेट हो रहे हैं, जल्दी करो। इतना बोलते ही आकाश दोनों के बैग पकड़ता है और दोनों को लेकर एयरपोर्ट से बाहर की तरफ निकल जाता है जहां दो गाड़ियां पहले से ही उनका वेट कर रही थी। आकाश को देखते ही आकाश का असिस्टेंट फटाफट आकाश के पास आता है और उसके हाथ से दोनों बैग लेता है और इनबॉक्स को गाड़ी में रख देता है। आकाश पूजा और नंदिनी को लेकर अपनी गाड़ी में बैठता है और असिस्टेंट से बोलता है दूसरी गाड़ी में आ जाओ। दूसरी गाड़ी में आकाश के गार्ड थे। नंदिनी हैरानी से आकाश की तरफ देखती है लेकिन कुछ बोलती नहीं। इसी के साथ ही आकाश की गाड़ियां एयरपोर्ट से रवाना हो जाती है। अब तक लंदन आकाश पूजा और नंदिनी को लेकर एयरपोर्ट से रवाना हो जाता है और उसी के साथ ही उसकी एक और गाड़ी चल रही थी जिसमें उसका असिस्टेंट और उसके गार्ड थे। नंदिनी के मन में बहुत कुछ चल रहा था मगर नंदिनी कुछ बोलती नहीं। इधर पूजा के मन में भी हजारों सवाल चल रहे थे लेकिन जवाब उसके पास किसी का नहीं था, इसीलिए वह मन में अब एक ही चीज खा लेती है कि अब वह हमेशा नंदिनी के साथ ही रहेगी उसका साया बनकर, क्योंकि उसकी जिंदगी में अगर उसे किसी ने सच्चे दिल से प्यार किया है या अपना मानना है तो वह है बस नंदिनी। ये सब सोते हुए ही पूजा एक नज़र नंदिनी की तरफ देखती है जो एक खामोश इंसान बन चुकी थी, जो नंदिनी के चेहरे से कभी हंसी जाती नहीं थी। अब नंदिनी के चेहरे पर कभी हंसी आती नहीं है। ये लोग अभी अपने अपने सवालों में उलझे ही हुए थे कि तभी समय का पता ही नहीं चलता कि कब 2 घंटे बीत गए। तभी आकाश की गाड़ी एक बड़े से मेंशन में आकर रुकती है। जैसे ही गाड़ी रुकती है तभी नंदिनी और पूजा एक साथ होश में आती है और हैरानी से रुकी हुई गाड़ी को देखती है तो आकाश नंदिनी और पूजा की तरफ देखकर बोलता है चलो घर पहुंच गए हैं हम। इतना बोलते ही आकाश गाड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर आता है तो नंदिनी और पूजा भी गाड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर आ जाती है। जैसे ही दोनों बहनें गाड़ी से बाहर कदम रखती है तो बाहर का नजारा देखकर हैरान रह जाती है। पूजा इसलिए हैरान थी कि इतना बड़ा मेंशन उसने आज तक नहीं देखा था। नंदिनी तो हैरानी से बस मेंशन को देखते ही रह जाती है क्योंकि यह मेंशन तो उसके भी मेंशन से काफी बड़ा था और चारों तरफ गार्डन, फुल माउंटेन और अलग अलग गाड़ियां बाहर पार्किंग में खड़ी थी। यह देखकर नंदिनी को अंदाजा हो जाता है कि उसका भाई कोई मामूली इंसान नहीं है। पता तो उसे पहले भी था कि उसके मामा जी का परिवार उसके परिवार से 1000 गुना पावरफुल और ताकतवर है। इधर आकाश दोनों को अपनी अपनी सोच में घूम देखता है तो नंदिनी के पास आकर उसका हाथ पकड़ लेता है और पूजा की तरफ देखकर बोलता है बाहर ही खड़ी रहोगी या अंदर भी चलना है। आकाश की बात सुन पूजा और नंदिनी दोनों होश में आती है और मुस्कुराते हुए अपने कदम आकाश के साथ ही मेंशन के अंदर रखती है तो अंदर का नजारा देखते ही उनकी आंखें और बड़ी हो जाती है क्योंकि अंदर से मेंशन ऐसा था कि जैसे कोई महल हो, बड़ा सा लिविंग हॉल और दोनों तरफ से ऊपर की तरफ चढ़ती हुई पौड़ियां, चारों तरफ महंगी पेंटिंग्स, एंटीक पीस। नंदिनी और पायल आकाश के साथ जैसे ही लिविंग हॉल में आती है तो सभी नौकर एक साथ एक लाइन में सिर्फ झुकाकर खड़े हो जाते हैं और नंदिनी और पूजा को ग्रीट करते हैं। ये देखकर तो नंदिनी और पूजा हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखती है तो कभी अपने सामने नौकरों की लाइन को आकाश सभी नौकर की तरफ देखकर बोलता है अपने अपने काम में लग जाओ और हाँ जल्दी से दिन की तैयारी करो। इतना बोलते ही आकाश 2 सर्वेंट को बुलाता है और बोलता है इन दोनों वैक्स को सेकंड फ्लोर पर लेकर जाओ। आकाश के इतना बोलते ही नौकर फटाफट दोनों बाग उठना है और सेकंड फ्लोर पर लेकर जाता है। इधर आकाश नंदिनी और पूजा की तरफ देखकर बोलता है चलो तुम दोनों को तुम्हारा रूम दिखा दूं। आकाश की बात सुन दोनों ही आकाश के साथ अपने कदम बढ़ा देती हैं।
और आकाश दोनों को प्राइवेट लिफ्ट की तरफ लेकर जाता है। जैसे ही आकाश नंदिनी और पूजा को लिफ्ट के पास लेकर जाता है तो लिफ्ट का बटन प्रेस करता है और लिफ्ट के अंदर दोनों आ जाती है और आकाश सेकंड फ्लोर का बटन प्रेस कर देता है। कुछ ही मिनट में लिफ्ट सेकंड फ्लोर पर रुकती है तो आकाश नंदिनी और पूजा को लेकर 2 रूम की तरफ जाता है। एक रूम जैसे ही आकाश ओपन करता है तो नंदिनी को बोलता है, ये तुम्हारा रूम है। तभी आकाश एक चाबी पूजा को देता है और बोलता है, सामने वाला रूम तुम्हारा है, जो ओपन करो। पूजा को थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि आकाश नंदिनी का रूम तो खुद ओपन करता है लेकिन पूजा का रूम उसे चाबी दे देता है कि वह खुद ओपन करे। ये सोचते हुए कि पूजा अपने रूम की चाबी लेती है मगर कुछ बोलती नहीं और अपने रूम को ओपन करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ती है और रूम ओपन करती है तो अंदर का नज़ारा देखकर हैरान रह जाती है। नंदिनी भी जब अपना रूम देखती है तो हैरानी से उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। नंदिनी पीछे पलटकर अपनी आंखों में आंसू लिए कसकर आकाश को गले लगा लेती है और रोते हुए बोलती है, आई लव यू भैया, आई लव यू सो मच। आपको अभी तक सब कुछ याद था? नंदिनी को रोता हुआ देखकर आकाश नंदिनी के सिर पर प्यार से हाथ फेरता है और बोलता है, एक भाई कभी भी अपनी गुड़िया की मनपसंद चीज कभी नहीं भूलता। आकाश के इतना बोलते ही नंदिनी कसकर आकाश को गले लगा लेती है और उसके आंसू उसके गालों पर आ जाते हैं। इधर आकाश नंदिनी को संभालते हुए बोलता है, अब रो मत, चुपचाप जाकर फ्रेश हो जा, तेरे कपड़े पहले ही कपबोर्ड में सेट है। आकाश की बात सुन नंदिनी फटाफट आकाश से दूर होती है और अपने क्लोजेट रूम की तरफ बढ़ जाती है। जैसे ही नंदिनी क्लोजेस्ट रूम ओपन करती है तो उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है क्योंकि क्लोजेट रूम में हर तरीके की ड्रेस मौजूद थी। साड़ी, सूट, सलवार, नाइट सूट, स्लीपर, वॉच, परफ्यूम, सैंडल, शूज, हर ब्रांड के परफ्यूम पर एस ज्वेलरी। पूरा क्लोजेट रूम अलग अलग ब्रांड के कपड़े, परफ्यूम, ज्वेलरी, शूज फॉर से भरा हुआ था। पूजा भी जैसे ही रूम को देखते हैं तो देखते ही रह जाती है। पूजा हैरानी से रूम को अच्छी रही थी कि तभी पीछे से आकाश की आवाज आती है, क्या सोच रही हो, जाओ ये तुम्हारा ही रूम है। जैसे ही पूजा आकाश की आवाज सुनती है तो कुछ बोलती नहीं, बस आंखें झुकाकर बिना कुछ बोल ही रूम में अपने कदम बढ़ा देती है। आकाश पूजा की तरफ देखते हुए ही मन में बोलता है, छोटी छिपकली, तुझे मैं अभी तक याद नहीं हूं कि मैं कौन हूं, पर कोई बात नहीं, बहुत जल्दी मैं तुझे याद करवाऊंगी। ये सब बोलते हुए ही आकाश के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान थी मगर पूजा उसे मुस्कान को देखे उससे पहले ही आकाश अपनी मुस्कान को छुपा लेता है और पूजा से बोलता है, वह तुम्हारा क्लोजेट रूम है, जाओ जाकर फ्रेश हो जाओ क्योंकि डिनर का टाइम होने वाला है। आकाश की बात सुन पूजा कुछ बोलती नहीं, बस सीधा इस रूम के क्लोजेट रूम में इंटर करती है तो उसकी आंखों में एक अलग ही चमक और हैरानी साफ नजर आ रही थी क्योंकि जो कुछ नंदिनी के क्लोजेट रूम में था वही सब कुछ पूजा के क्लोजेट रूम में था। यहाँ तक कि पूजा के फेवरेट कलर के कपड़े भी क्लोजेस्ट रूम में भारी पड़े थे। पूजा हैरानी से ही अपने मन में बोलती है, ये सब तो मेरी मनपसंद है, आकाश सर को कैसे पता कि मुझे क्या पसंद है और क्या नहीं, मुझे अभी ये सब सो ही रही थी कि तभी उसके पीछे से आकाश की आवाज आती है, अपने छोटे से दिमाग पर ज्यादा जोर मत डालो, जाओ जाकर जो कपड़े पसंद है पहनकर नीचे आ जाना। इतना बोलते ही आकाश पलटकर पूजा के रूम से बाहर चला जाता है और बाहर जाते ही उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती है और वह मन में ही बोलता है, छिपकली कहीं की, इतनी आसानी से तुम मुझे भूल जाओ, यह मैं कभी होने नहीं दूंगा और मैं तुम्हें भूल जाऊं, ये कभी हो नहीं सकता। ये सब बोलते हुए ही आकाश सीढ़ियों से नीचे की तरफ बढ़ जाता है और सच में छोड़ जाता है मासूम पूजा को। पूजा अपनी सोच में ही गुम क्लोजेस्ट रूम में इंटर करती है और एक लोअर टी शर्ट निकालकर और अपने अंडरगारमेंट्स निकालकर वॉशरूम की तरफ बढ़ जाती है। पूजा के मन में इस वक्त हजारों सवाल थे लेकिन जवाब उसके पास किसी भी चीज का नहीं था। दूसरी तरफ आकाश जैसे ही लिविंग हॉल में आता है उसका और एकदम से ठंडा हो जाता है और वह सबकी तरफ देखकर बोलता है, भूलकर भी कोई ऐसी भूल मत कर देना कि तुम लोगों की सांस तुम्हें खुद बंद करनी पड़े। अपने बॉस की आवाज सुनकर सब लोगों के माथे पर ठंडा पसीना आने लगता है। सब लोगों की हालत ऐसी हो रही थी कि जैसे उनके सामने यमराज खड़ा हो और पता नहीं यमराज कब उनके प्राण हार ले। आकाश की वार्निंग सभी नौकर समझ जाते हैं और अपने अपने काम में लग जाते हैं। आकाश जब अपने सभी नौकरों को और आदमियों को अपने अपने काम पर लगा हुआ देखता है तो अपने सामने खड़े अपने असिस्टेंट से बोलता है, ऋषभ ऐसी कोई गलती ना हो, ध्यान रखना जिसे पूजा और छोटी को कोई टेंशन हो, अगर उन्हें टेंशन हुई तो तुम्हें टेंशन देने में मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। ये सब बोलते हुए आकाश के आसपास से एक ठंडा बर्फ जैसा गोरा निकल रहा था और आकाश का जो चेहरा नंदिनी और पूजा के सामने था ये चेहरा उसे चेहरे से बिल्कुल अलग लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि ये शख्स कोई और ही है।
असिस्टेंट जब अपने सर की बात सुनता है तो बोलता है, सर आप चिंता मत कीजिए, दोनों मैडम को कुछ भी पता नहीं चलेगा और ना ही उनकी लाइफ में अब कोई प्रॉब्लम आएगी। आकाश अपने असिस्टेंट की बात सुनकर ठंडी आवाज में बोलता है, वह तो मैं कभी आने भी नहीं दूंगा, और अगर हाँ उन्हें कोई प्रॉब्लम हुई तो तुम्हें प्रॉब्लम देने में मुझे टाइम नहीं लगेगा। आकाश की धमकी सुन असिस्टेंट मन में ही बोलता है, आप मुझे टेंशन दो, इससे तो अच्छा मैं अपनी जिंदगी को ही खत्म ना कर लो। ये सब बोलते हुए ही असिस्टेंट मन में आकाश के हैवानी रूप को याद करके कांपने लग जाता है और ओके सर बोलकर वहां से जाने की परमिशन लेकर अपने काम में लग जाता है। तो दोस्तों, क्या है आकाश का असली चेहरा? क्या आकाश और पूजा का है कोई गहरा रिश्ता जो पूजा को याद नहीं? कैसे पता चला आकाश को पूजा की मनपसंद चीजों के बारे में? क्या पूजा जान पाएगी आकाश के बारे में? क्या करेगा मित्तल परिवार जब उन्हें पता चलेगा कि नंदिनी उनकी पहुंच से बहुत दूर जा चुकी है? और क्या पहचान है असली आकाश की जो अभी तक किसी के सामने नहीं आई? क्या नंदिनी जानती है पहले से ही आकाश के बारे में? ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। अगर कहानी अच्छी लग रही है दोस्तों, हार्ट रिएक्शन जरूर करना। हर हर महादेव।